हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं NCERT 10th क्लास की साइंस। इसमें से आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री यानी कि पहले जो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जान लेते हैं। यानी कि जो हमारा जो है एक तो होता है इसमें भौतिक परिवर्तन, जब चैप्टर के स्टार्ट में देखते हैं, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। देखिए, ये अब हम देखते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपने 7th क्लास में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, इसके बारे में थोड़ा टीचर्स ने आपके बताया होगा। अगर नहीं बताया है तो फिर भी हम एक बार से इसको देख लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में दो परिवर्तन होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। जी हाँ, रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इस चीज़ को जानने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जी हाँ, होता है। यानी कि देखिए, एक कागज का टुकड़ा, यदि यहाँ पर एक टुकड़ा है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम इस कागज के टुकड़े को हम फाड़ देते हैं तो ये हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े हो जाता है। यानी कि इसमें इसका भौतिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ भौतिक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इसका साइज बड़े से छोटा हो गया है। हाँ, तो अब बताइए ये कागज किससे मिलकर बना हुआ है? ये एक ही केमिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब मैंने इस कागज को दो टुकड़ों में फाड़ा था तो क्या हो गया? अब ये कोई केमिकल थोड़ा ना बदल गया, ये केमिकल में नहीं बदला है। क्या है, केमिकल एक ही रहेगा, लेकिन इसकी भौतिक परिवर्तन इसका हो जाएगा। यानी कि जब हम कागज को क्या करते हैं, इसको हम फाड़ देते हैं। ये हमारे पास क्या था? कागज। अब इस कागज को हमने क्या किया, इसको हमने दो टुकड़ों में अलग अलग कर दिया था। तो क्या होगा, अब ये क्या में आ जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। यानी कि हमने कागज के टुकड़ों को क्या किया है, थोड़ा थोड़ा हमने इसको बदल दिया है। यानी कि अब देखिए, अब इसकी ये कागज है मेरे पास, अब इसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब बताइए, क्या इसके केमिकल में कोई परिवर्तन हुआ है? बताइए, कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। क्या इसका केमिकल बदल गया? नहीं बदला। सिर्फ क्या हुआ, इसकी भौतिक परिवर्तन ये हुआ है। मान लीजिए कोई आपके पास ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली कोई चौक है, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, और जब दो टुकड़ों में हम इसको तोड़ देते हैं तो दोनों एक ही केमिकल से मिलकर के बनी हुई होती हैं। तो केमिकल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या होता है, उसकी अवस्था में, यानी कि इसकी क्या हो जाता है, वो उसका भौतिक परिवर्तन उसका हो जाता है। यानी कि उसमें कोई भी रसायन चेंज नहीं होगा। हाँ, और जो इसी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जहां पर रसायन चेंज नहीं होता है वहां पर हम भौतिक परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। यदि मैं इसी कागज को यहां पर यदि इस कागज को जला देता हूं, देखो कागज जला दिया, अब आप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस्ड हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। यानी कि राख भी बनी है और CO2 प्रोड्यूस्ड भी हो रहा है। तो हमने देखा है कि नए रसायन इसमें से निकल करके आ रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में हम इसको क्या बोलेंगे, ऐसे में हम इसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। यानी कि जहां पर एक पदार्थ से जब कई पदार्थ बन जाते हैं तो वो उसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो हम लिख सकते हैं कि जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, यानी कि नए रसायन का जिसमें क्या होता है, निर्माण होता है, नए रसायन का निर्माण होता है। हाँ, और इसमें क्या होगा, नए रसायन
नहीं बनते हैं, यानी कि इसमें बनते हैं और इसमें नहीं बनते हैं। हाँ, तो देखने को मिला कि भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, रसायन में कोई चेंज नहीं होता है और ना ही इनसे कोई नए रसायन बनते हैं, लेकिन वहीं पर जो रसायन होता है, यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें क्या होता है, वो नए नए पदार्थ और नए नए रसायन बनाता रहता है। वहीं पर अब हम देखते हैं, जैसे कोई बर्फ है, जैसे कोई बर्फ है, अब देखेंगे ये बर्फ है। अब बर्फ क्या में परिवर्तित हो जाएगा अगर इसको गर्म करते हैं, क्या में, पानी में, और पानी क्या में परिवर्तित हो जाएगा अगर हम पानी को गर्म करते हैं, तो किसमें, वाष्प में। अब बताइए इसमें कौन कौन से हैं, जरा सोचिए और समझिए कि ये क्या तीनों अलग अलग रसायन है या एक ही है। बताइए भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। फिर हम देखेंगे ये जो बर्फ है और ये पानी है और ये जो वाष्प है, ये तीनों एक ही चीज से मिलकर के बना है, यानी कि ये एक ही रसायन है। और इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें देखिए जो बर्फ होता है, बर्फ को हम क्या बोलते हैं, H2O के नाम से जानते हैं, और पानी को भी H2O के नाम से जानते हैं, और वाष्प को किसके नाम से जानते हैं, इसको भी हम H के नाम से, यानी कि H2O के नाम से जानते हैं। तो तीनों को एक ही रसायन से मिलकर के बना है, यानी कि इस रसायन से ये सेम है, यानी कि जो बर्फ था H2O, पानी बना तो H2O, वाष्प बना तो H2O। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर जैसे हमने देखा CaCO3, यानी कि CaCO3 को अगर हम गर्म कराते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये एक पदार्थ था, इसने एक पदार्थ ये बनाया और एक पदार्थ ये बनाया, यानी कि दो रसायन, यानी कि एक पदार्थ ने दो रसायन बना लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन इसको हम बोलते हैं। जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो जब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए तो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में, यदि हम गर्मी के दिनों में दूध को छोड़ देंगे तो दूध क्या होता है, फट जाता है। अब बताइए कि वो भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन। तो मैं उत्तर देखने को मिलता है कि इसका जो उत्तर होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि वो दूध फट जाता है, क्योंकि वो फटने के बाद में अलग केमिकल बन जाता है। यदि हम अंगूर का किण्वन करेंगे तो अब अंगूर क्या है, एक दूसरा रसायन है, यानी कि किण्वन, और वो तो फर्मेंटेशन क्या है, वो दूसरा रसायन है, और उससे फिर क्या बनते हैं, दारू बन रही है, शराब बन रही है, अल्कोहल जो बन रहा है वो एक अलग पदार्थ होता है। तो वह इस प्रकार से क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, यानी कि जो डाइजेशन वाला जो चैप्टर है हमारा, हम देखते हैं देखते हैं समझ देखते हैं कि जब भोजन पच रहा है तो वो क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और में उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उससे पहले क्या क्रिया होती है, ग्लूकोज को तोड़ना, C6H12 C6H12 को क्या करना होता है, तोड़ना है, तो ग्लूकोज टूटना होता है, भोजन का पचना, और ये सारे मैंने उदाहरण दिया है, क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में होता है। ये सब उन्हीं के उदाहरण हैं। तो हमने कुछ बातें मैंने आपको बताई है, समझाया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है या फिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हम अब आगे इसी चीज को पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक तो अब हमने क्या समझा कि रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
अब देखते हैं कि हम देखते हैं कि जब इसकी पहचान क्या हो सकती है, इसको पहचानेंगे कैसे। यानी कि क्वेश्चन है कि हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो क्वेश्चन है हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जी हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा कि हम कैसे जान सकते हैं कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए इसके कुछ पॉइंट है जो हमें पॉइंट याद रखने होते हैं। पहली बात तो क्या, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होती है, उसकी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि अवस्था में परिवर्तन, नंबर 2, यानी कि उसका अवस्था में परिवर्तन होता है। और वही हम देखने को मिलेगा इसमें दूसरा, वही यानी कि हम देखेंगे इसमें, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा कि हम कैसे पता, यानी कि कैसे हम जान सकते हैं कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे पास में, उसको पहचानना हम कैसे पहचान सकते हैं। तो पहले जब जहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें अवस्था में परिवर्तन उसका हो जाता है, वहीं पर रंग में परिवर्तन भी हो जाता है, और गैस का निकास यानी कि गैस निकलती है, और तापमान में परिवर्तन उसका हो जाता है। तो ऐसे ही हम आगे देखने वाले हैं। जैसे हम देख लेते हैं, एक हम उसमें फ्लास्क ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक थोड़ा सा फ्लास्क ले लेते हैं। इसमें हम क्या काम कर लेंगे, इसमें हम एक फ्लास्क में क्या लेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि Zn, एक जिंक है हमारे पास, ये जिंक है यहाँ पर, और हमारे पास दूसरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, H2SO4। जी हाँ, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जब हम जिंक के ऊपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, आप पूछेंगे कि भाई अम्ल क्या होता है, तो पिछले चैप्टर में शायद में आपने जान लिया होगा, फिर चैप्टर नंबर 2 में आप देखेंगे कि अम्ल होते क्या है। तो आप अपने केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए थोड़ा जान लेना जरूरी होता है, ये चीज क्या है। अब देखेंगे, जैसे ही इस पे यानी कि क्या डलता है, जैसे ही हम जिंक पर H2SO4 अम्ल डालते हैं तो यहाँ से क्या निकलना होता है, हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है। तो क्या बनाएगा, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, Zn प्लस H2SO4 से क्रिया करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, और वहीं पर क्या होगा, H2 गैस क्या होगी, प्रोड्यूस्ड होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी कि ये बहुत ज्यादा क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस हो रही है, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। ठीक है, और दूसरा इसमें से क्या हो रहा है, गैस का निकास भी हो रहा है। हाँ, आपने लोहा को जरूर देखा होगा, तो लोहा क्या होता है, जब एक लोहा होता है, जब एक लोहा नया नया होता है तो उसका रंग कुछ और होता है, जब धीरे धीरे वो पुराना हो जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, तो उस पर जंग लग जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि उसमें रंग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इनके गैस का निकास भी हो रहा है। जैसे ही एक मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है, अब हम उसको जलाते हैं। मैग्नीशियम का रिबन को जब हम जलाते हैं तो उसमें से क्या होता है कि एक
इसको जो मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं तो इसमें से हमें एक राख मिलता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हम सबको मिलता है। ये भी क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जी हाँ, और क्योंकि लोहा को जब हम गर्म करते हैं तो लोहा गर्म होता है। जी हाँ, आइए अब हम कुछ और बातें इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। यानी कि हमने इस चैप्टर में देखा कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें कुछ परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास होता है और तापमान में परिवर्तन। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो जाहिर सी बात उसमें क्या होगा, उसमें उसके तापमान में परिवर्तन होगा। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल देखे, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। यानी कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर मिलता है, यानी कि हमें राख मिलता है, और राख में हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो इसको भी हम बोलते हैं कि यह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ, तो इनमें सारी चीज़ें क्या होगी, इसमें अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। तो इसके आगे भी हमें इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसे जलाने से पहले हम उसको रगड़ते क्यों हैं। तो उसका उत्तर यह है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाने से पहले या फिर सैंड पेपर से या शीश पत्ता से हम इसलिए रगड़ते हैं क्योंकि मान लीजिए अगर ये मैग्नीशियम का जो रिबन है इसको अगर छोड़ दिया जाए तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम जो रिबन है वो एयर से क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस पर एक लेयर चढ़ जाएगा, जिसके कारण इसको जलाने पर यह अच्छी तरीके से नहीं जलता है। तो इसी कारण से मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको पहले साफ कर लेते हैं। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में आज के लिए इतना ही। आगे के पार्ट में हम जानेंगे इस केमिस्ट्री के बारे में, चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे